बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलनगर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानून दान हैं। मेरे साथ मौजूद है मैडम फ़रीन जाहिद साहिबा, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप साबिक नायब सदर बहावलनगर बार एसोसिएशन रह चुकी हैं। आप साबिक लाइब्रेरी सेक्रेटरी बहावलनगर बार एसोसिएशन रह चुकी हैं। आप जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन की विंग भी हैं डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, बार के क्या मसाइल हैं और ख़वातीन के क्या मसाइल हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह पाक की खैरियत शुक्र से? है। जी मैडम, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, मैं जो है इब्तदाई तालीम मेरी बहावलनगर से ही है और एलएलबी मैंने बहावलपुर से किया था और उसके बाद ये लॉ किया। लॉ मुझे बहुत शौक़ था अच्छा। और मैंने इसको कंप्लीट किया और जो है मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से ही जो है स्टार्ट लिया। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा, वालिदा साहिबा ने कहा वकील बनना है? वकील बनाने का शौक़ मेरे नाना अब्बू को था। अच्छा। और मेरी अम्मी को था। और हालांकि जिस फैमिली से ताल्लुक़ है वहाँ ये पसंद नहीं किया जाता था कि मैं जो है लॉ करूँ या इस तरह के किसी शोबे में आऊँ। अच्छा। तो लेकिन ये मेरी अम्मी और मेरे नाना अब्बू की काविशें थी कि मैंने जो है लॉ भी किया और प्रैक्टिस भी की। ठीक। आपने इस बार एसोसिएशन को कब ज्वाइन किया? जी, मुझे तकरीबन 17 साल हो गए हैं। मैंने ज्वाइन इन किया था डीबीए बार एसोसिएशन बहावलनगर को। अच्छा। और मैं पहली दफ़ा सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए आई थी। अच्छा। तो मेरे उस्ताद थे ख्वाजा बशीर वाइद साहब। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे कहाँ होती हैं आप आजकल, आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही? तो मैंने कहा सर मैं जो है ना किसी बड़े शहर में वकालत करूँगी। अच्छा। ये छोटा शहर है और यहाँ पे मसाइल। तो उन्होंने ना मुझे पास बिठाया और मैंने कहा बेटा आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, अगर आपको समझ आए तो। उन्होंने कहा कि जो इज़्ज़त होती है ना वो भी अपने शहर में होती है और जो बेइज्जती होती है वो भी अपने ही शहर में होती है। क्योंकि जब आप बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ आप जैसे बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपको अपनी पहचान बनानी बहुत मुश्किल होगी। तो इस शहर में अगर आप स्टार्ट लेंगी, एक तो आप बारिश का पहला कतरा साबित होंगी और आपको लोग आपको आपकी फैमिली के हवाले से, आपके हवाले से जानेंगे, आपकी शोहरत यहाँ पर होगी। तो आप, मेरा मशवरा ये है कि आप यहाँ से जो है स्टार्ट लें और बारिश का पहला कतरा बने। तो यूँ मैंने किया और मैंने बाकायदा प्रैक्टिस आगाज़ किया और मैंने मियाँ तैयब भट्टू साहब हैं जिनको एज ए सीनियर ज्वाइन किया और फिर आज आपके सामने हुए। एज अ सीनियर कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छे वकील में वो उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसको लॉयल होना चाहिए, उसको मेहनती होना चाहिए, उसको दबंग होना चाहिए, अपने मौक़िफ़ पर, अपने बातों पर कायम रहने वाला होना चाहिए, अपने क्लाइंट के साथ लॉयल होना चाहिए। तो नो डाउट कि एक अच्छे वकील की ये खसूसियात है। जी। बार और बेंच के ताल्लुक़ को कैसे देखती हैं? बार और बेंच के ताल्लुक़ को मैं ऐसे देखती हूँ कि ये जो हैं समझें तो गाड़ी के दो पहिए हैं और जो जजेस हैं वो भी हम में ही से हैं। मुझे हमेशा से एक बात का जो है शिकवा भी होता है और मैं समझती हूँ कि रवैये जो हैं उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता। आप जज हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं। आप जज हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम अपने चैम्बर से जब निकलते हैं हम अपने क्लाइंट को कहते हैं अपना मोबाइल बंद कर लो, अपना बटन कमीज़ का बंद कर लो, तुमने जज के सामने हाथ बांध के खड़े होना है, तुमने यूँ पेश होना है। यानी हम सारा रास्ता सिर्फ उसको जज साहब की रिस्पेक्ट करने का समझा रहे होते हैं। तो अगर जजेस हमारे क्लाइंट के सामने हमसे रूड रवैया रखें या हमसे कोई मिसबिहेव करें तो ये बियरेबल नहीं है। हाँ,
वो कम्पिटेंट हों, वो अकॉर्डिंग टू लॉ फैसले करें, जी वो हमें अनड्यू रिलीफ ना दें, लेकिन वो कम से कम हमारी इज्जत करें, क्योंकि हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं और उन्हें हमसे बराबरी का रवैया रखना चाहिए। बिल्कुल इस बात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक। अब माशाल्लाह नायब सदर बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर रह चुकी हैं। जी। अपने टेन्योर में बार को लेकर क्या डेवलपमेंट हुई? अपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा जब से मैं बार की मेंबर बनी हूँ, मैं हमेशा एक्टिव मेंबर रही हूँ। एक तो मेरा ब्रॉटअप इस तरह का था, मुझे कभी डराया नहीं गया चीज़ों से, मुझे कभी ये नहीं कहा गया कि मैं एक खातून हूँ, औरत हूँ, तो मैं जो है दब के रहूँ या मैं जो है डर के रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यही सिखाया गया कि अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है, जी किसी से डरना नहीं है, ईमानदारी रखनी है, अपनी डिग्निटी को भी कायम रखना है और अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाना भी है। बिल्कुल तो मैंने हमेशा लॉयर्स की जितनी भी हमारी तहरीकें चली, जितनी जी भी कोई रैलीज होती हैं, जितने भी कोई वुकला के हक में आवाज़ उठानी होती है, तो मैं अपनी बात में सबसे पहले नंबर पर होती हूँ। मैंने कभी अपने आप को औरत होने के नाते या औरत सोचकर अपने आप को पीछे नहीं रखा। मैं वकीलों के हमेशा अपने वकील साथियों के शाना बशाना खड़ी होती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें की। सबसे पहले तो एक मेरा जो प्रैक्टिस का ट्रेंड मैंने स्टार्ट किया, उससे पहले मैं 1 थी, फिर 2 हुए और आज हमारी बार की 72 मेंबर्स हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको मुख्तलिफ यानी लोकल कमीशन बनवाना, ख़वातीन की पार्टिसिपेशन करवाना अच्छा और केसेस के हवाले से जी भी बहुत सारी हर्डल्स थी, जो आहिस्ता आहिस्ता हमने कन्वर्सेशंस करके जी उनको दूर किया। उनकी बिल्कुल ख़वातीन की कुछ एप्रीहेंशंस थी, उनको दूर किया। फिर ख़वातीन को इलेक्शन में कंटेस्ट कराने के लिए मैंने खुद मेहनत की, मैंने अच्छा कंटेस्ट किए। मुझे अच्छा कभी भी मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिला मुकाबला मुझे कोई सीट दे दी गई हो। मैंने हमेशा कंटेस्ट किया और सीट जीती, अच्छा चाहे वो छोटी थी, चाहे वो बड़ी बढ़ती सीट थी। बिल्कुल और ख़वातीन में भी मैंने ये जज़्बा पैदा किया। मैंने ये उनको हमेशा ये बताया कि जो हर प्रोफ़ेशन के कुछ तकाज़े होते हैं और बिल्कुल जो लॉ है इसका ये तकाज़ा है कि हमें बोल्ड भी होना पड़ेगा, बिल्कुल हमें हिम्मत भी करनी पड़ेगी, हमें जी इलेक्शन भी कंटेस्ट करना पड़ेगा, हमें इन लोगों के बीच रहकर अपना आप मनवाना है, क्योंकि ये बेसिकली मेल डोमिनेटिंग प्रोफ़ेशन है और हमें इसमें रह के अपने आप को मनवाना है। बिल्कुल मैडम ख़वातीन वुकला के क्या मसाइल हैं जो आप चाहती हों कि इनको हल होना चाहिए? बहुत सारे मसाइल हैं, ख़वातीन वुकला के बहुत सारे मसाइल हैं। मसले उनके चैम्बर्स के मसले भी हैं कि उनके पास चैम्बर्स की जगह नहीं है। जी उनकी प्रैक्टिस के हवाले से भी मसले हैं। या अब ये बात भी बहुत पहले से हो रही है कि जो एज़ ए असिस्टेंट या एज़ ए जूनियर जॉइन इन करते हैं चैम्बर्स को, उनको कोई स्टिपेंड, उनको कोई वजीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो इब्तदाई तौर पर घर से पहले तो पढ़ के ही आते हैं, फिर बिल्कुल घर से ख़र्चा लेके आ रहे होते हैं और ये तकरीबन हर प्रोफ़ेशन में ऐसा होता है। जी लेकिन एक हमारा प्रोफ़ेशन है जहाँ जूनियर्स को ओब्लाइज नहीं किया जाता। इस हवाले से कुछ इक़दामात करने चाहिए, चाहे वो फ़ीमेल हों, चाहे वो मेल हों, जी कि जूनियर्स को ओब्लाइज करने का गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंतज़ाम किया जाए। फिर फ़ीमेल के लिए जो है जजेस को भी अपने रवैये कुछ कंफर्टेबल रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो हार्श रवैया रखेंगे या अगर वो इस तरह का होगा रवैया डिसअपॉइंटेड, तो फ़ीमेल जो हैं वो अपनी हद तक ज़्यादा फ़ील करती हैं बाज़-औक़ात और सख्ती लहजे से, तो उनके साथ कुछ इस तरह का रवैया रखना चाहिए। उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो इस प्रोफ़ेशन की तरफ आएँ, और जो हमारे लॉयर साथी होते हैं उनकी तरफ से भी मुस्बत रवैये होने चाहिए, ताकि वो आएँ और इसको यूँ यहाँ अपने आप को आके कंफर्टेबल फ़ील करें। बिल्कुल बिल्कुल उन्हें ये ना लगे कि वो किस जगह पर आ गई हैं, कहाँ क्या अजीब-सी जगह है जहाँ पे लोग उनके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। तो इस तरह के रवैये होंगे तो डेफ़िनेटली उनके हौसले बुलंद होंगे और वो इस प्रोफ़ेशन में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीमेल आएँगी। बिल्कुल फिर जजेस की जब तैनाती होती है, वैल्यूएशन होती है, तब भी ख़वातीन को मद्देनज़र रखना चाहिए। आप देख लें कि जब चीफ़ जस्टिस वग़ैरह ये जो हाई कोर्ट के लिए और उनको मुंतखब किया जाता है, तो उसमें फ़ीमेल की तादाद बहुत कम होती है। तो फ़ीमेल और सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस में ख़वातीन के साथ कुछ ख़ास रिलीफ़ रखा जाए और उनको ओब्लाइज किया जाए। और मेंबर पंजाब बार के जब इलेक्शन होते हैं तो जी ख़वातीन को
बेसिक ग्रुप्स जो होते हैं, हमारी जो लोकल बार्स होती हैं, जी। वहाँ से ख़वातीन को कभी भी कैंडिडेट नहीं बनाया जाता। तो मेरी आपके इस फोरम से अपने सारे लॉयर्स जो हमारे साथी हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ख़वातीन को भी इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट पुट किया जाए और उनको हौसला दिया जाए और उनको इलेक्शन लड़वाए जाएं, और जो है उनको मौका दिया जाए ताकि मुस्बत रवैये जो है ना वो फ़रोग पाए। जब बिल्कुल। भी कोई खातून किस जगह पे आती है तो मैं समझती हूँ कि वहाँ लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, वहाँ रवैये भी पॉजिटिव हो जाते हैं, लोग सिविलाइज्ड हो जाते हैं। तो ख़वातीन की मौजूदगी ज़रूरी है। और मेंबर पंजाब बार के इलेक्शन में मेरी तो ये भी पंजाब बार के जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कुछ सीटें जो हैं वो मखसूस कर दी जाएं कोटा के टाइप, जैसे 5-6 सीटें कि इस पे तो सिर्फ जी ख़वातीन ही होंगी, बाकी ओपन रख दिया जाए कि अगर कोई आती हैं तो उनकी हौसला अफजाई की जाए, लेकिन 5-6 सीटें तो सिर्फ ख़वातीन के लिए ही होनी चाहिए कि जी यहाँ पे ख़वातीन ही कंटेस्ट करें। बिल्कुल। तो ये है, क्योंकि जैसे जितने लोग हम आएंगे हमारी नुमाइंदगी बढ़ेगी। बिल्कुल आप ऐसा। लाहौर, आप जितनी भी बड़ी बार्स देख लें, वहाँ पे छोटे इलेक्शन ख़वातीन से ज़रूर कराए जाते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया, जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया, लेकिन कभी भी बड़ी सीटों पर ख़वातीन को oblige नहीं किया जाता। वो सिर्फ एक दो ही हैं, जैसे मैडम फ़खरुन्निसा थी या आसमा जहांगीर थी, लेकिन मोस्टली ख़वातीन को इतने इस तरह के ओहदों पे नहीं oblige किया जी। जाता। मैडम, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? जी, सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, इसमें कुछ फ़ॉल्ट हमारा भी है, हमारे लॉयर्स, हमारी कम्युनिटी है। अब हम ये कह दें कि जैसे अगर फ़र्ज़ करें मैं प्लेंटिफ की तरफ से हूँ और मेरा कोई अच्छा। दूसरा वकील साथी जो है वो डिफेंडेंट की तरफ से है, तो हम लोग जो है अगर मेरा बेनिफिट है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं केस को जल्दी ख़त्म कराऊँ, और जिनका बेनिफिट नहीं है वो लिंगर ऑन कराने की कोशिश करेंगे। फिर केस फ़ैसला हो जाता है, फिर अपील हो जाती है, निगरानियाँ हो जाती हैं, फिर हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया, यानी किसी एक जगह पे फैसला ठहरता नहीं है। तो ये साल लोगों को लग जाते हैं। इससे मुझे लगता है कि लोग जो है ना वो मायूसी का शिकार हो रहे हैं और केसेस की तादाद भी कम हो रही है और लिटिगेशन कम हो रही है, और लोग अपने मामला जो है वो कोशिश करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर ही उनको हल कर ले, चाहे वो पंचायती तौर पर हो, और अगर फौजदारी मैटर है तो वो थाना में ही उसको हल कराने की कोशिश करते हैं कि बजाय इसके कि हम थाना कचहरी के और वकीलों के बस में जाएं। तो ये एक अच्छी रविश नहीं है। जुडिशरी में भी ऐसा ही है कि पेशियों पे पेशियां डाल देते हैं बाज, और जब डायरेक्शन में आते हैं तब आप डे बाय डे हेयरिंग करा लेते हैं और केस को ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रूटीन में केस चल रहा होता है तो जज हजरात भी लीनियट होते हैं, वो भी पेशियां देते रहते हैं कि चलो जी अगली पेशी पे शहादत हो जाएगी, अगली पेशी पे बहस हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि दो तरफा मामलात हैं, दोनों तरफ से सोचना भी चाहिए, और कुछ जो है ना चीज़ें मज़ीद इसमें डेवलप करने की ज़रूरत है कि ताकि केस जल्दी हल हों और लोगों को रिलीफ मिले और लोगों का रुझान बढ़े कि वो केसेस जो हैं करें और अपने मामलात को सॉल्व करवाएं। वरना लोग जो हैं वो जब अगर उनके साथ इसी तरह का सलूक किया जाएगा तो लोग अदालती निज़ाम से मायूस हो जाएंगे। ठीक। मैडम, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कब ज्वाइन किया? मैंने तकरीबन मुझे 8-10 साल हो गए हैं मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूँ। बेसिकली हमारे फैमिली भी जो है वो पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब के साथ। ठीक। डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर के हवाले से बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक मजबूत है? माशाल्लाह जी, पीपल्स पार्टी, मैं तो ये समझती हूँ अगर आप कोई सर्वे भी कराएं तो आपको पता चलेगा कि बहावलनगर में जो है पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग हैं। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का बहुत होल्ड था बहावलनगर में। मुमताज़ आलम गिलानी साहब हमारे एमपीए रहे यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा होल्ड था और लोग भुट्टो साहब को पीरों की तरह मानते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, बेशक उन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली होंगी, लेकिन वो भुट्टो साहब से उसी तरह से मोहब्बत करते हैं और उनके नज़रिए को भी उसी तरह से मानते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिसका विजन भी है, जिसका नज़रिया भी है, और जो लोगों के लिए जब भी वो जब इक़्तिदार में आती हैं तो वो लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर उन्हें ओब्लाइज करती हैं। ठीक। मैडम, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप को कैसे देखती हैं? बिलावल भुट्टो साहब ने छोटी उम्र में अपने आप को मनवाया है और माशाल्लाह से
बहुत ही जो है एक सुलझे हुए सियासतदान के तौर पर सामने आए हैं। और ख़ास तौर पे अब जब से उन्होंने ये हमारा वज़ीर ख़ारजा वाला ओहदा संभाला है, तो जिस तरह से उन्होंने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है, जिस तरह से लोग उनकी तरफ उनकी दूरस जो है सियासत या उनकी दानिशमंदी है और उसके कायल हुए हैं, और जिस तरह से उन्होंने लोगों से ताल्लुकात डेवलप किए हैं, तो उससे एक बहुत लोगों के अंदर उनके लिए मोहब्बत भी बढ़ी है, और उनकी लोग जो हैं उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हम तो उन्हें नेक्स्ट वज़ीर आज़म के रूप में भी देख रहे हैं, और हमें उनसे बहुत मोहब्बत भी है, और हम ये चाहते भी हैं कि बिलावल साहब जो हैं बेनज़ीर भुट्टो की ये जो है मुराद पूरी हो कि उनका बेटा जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। ठीक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तस्दीक़ के हवाले से आपका वर्करों को क्या पैगाम है? जी, वर्करों को यही पैगाम है कि ये हमारा वक्त है, हमें अब इकट्ठे होना है, अब हमें अपने आप को मज़ीद मजबूत करना है, हमें बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है। लिहाजा हमें जो है पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मायूसी बिल्कुल भी नहीं है। हमें होपफुल रहना है और हमें बहुत मेहनत करनी है, और अपने दरमियान कोई फ्रिक्शन और कोई इस तरह की चीज़ नहीं आने देनी। इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारा है। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी मेहनत। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप किसी चीज़ से मुसलसल जुड़े रहते हैं, अगर आप डिटरमिन्ड हैं, अगर आप लॉयल हैं, तो फिर कामयाबी ही। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? बहुत साथ है। मेरे अम्मी का, उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड का, उन्होंने मुझे जैसे कहते हैं ना कि हर कामयाबी मर्द के पीछे औरत होती है, तो मैं ये बात कहूँगी कि हर कामयाब औरत के पीछे भी कहीं ना कहीं मर्द होता है, चाहे वो बाप हो, चाहे भाई हो, और चाहे फिर शौहर हो। तो मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे शौहर हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं इस तरह के प्रोफेशन में हूँ, लोग जल्दी जल्दी हौसला नहीं करते अपनी बहनों बेटियों को इस प्रोफेशन में भेजने का, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया। मैंने पॉलिटिक्स में हिस्से लिए, मैंने तहरीक में हिस्से लिए, मैंने इलेक्शन में हिस्से लिए, तो वो मेरी सारी कामयाबियों का मेरा साथ भी देती हैं और खुश भी होते हैं। ठीक। आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? फेवरेट शहर तो भावनगर ही है जहाँ मैं पैदा भी हुई और जहाँ मैं रही, जहाँ पे मुझे नाम मिला, मेरी फेम है। और वैसे मुझे जो शुमाली इलाका जात बहुत पसंद है, और मैंने कुछ का विज़िट भी किया हुआ है और कुछ को देखने की ख्वाहिश है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतना हुस्न रखा है पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में। तो मैं जब फुर्सत हो, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जाऊं और कुछ दिन वहाँ पे रह के आऊं और अल्लाह के नज़ारों को बहुत करीब से देखूं और महसूस करूं। ठीक। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मैं वैसे सादा चीज़ें खुराक पसंद करती हूँ, बकौल मेरी अम्मी के कि ये किसी का दिल नहीं तोड़ती, इसको जो भी चीज़ मिल जाए खा लेती है, और ये उसको फिर बाकायदा तारीफ़ भी करती है कि ये बहुत अच्छी बनी हुई है। तो मैं खानों में नुक्स नहीं निकालती, और बाकी मैं हर चीज़ शौक़ से खा लेती हूँ, बल्कि मैं चिकन शौक़ से नहीं खाती। सब्जियाँ और दालें ये मेरी फेवरेट। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वुकला बरादरी को आपका क्या पैगाम है? मेरा जी वुकला बरादरी को यही पैगाम है कि हम एक कम्युनिटी हैं, हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। बेशक हमें बहुत सारे राइट हासिल हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे राइट हैं जिनके लिए हमें अभी जद्दोजहद करनी है। हमारे आने वाले जूनियर्स के लिए हमें जद्दोजहद करनी है। तो हमें अपनी इज़्ज़त को भी बहाल रखना है, अपनी डिग्निटी को भी बहाल रखना है, और अपने इस प्रोफेशन के लिए हमें यूनिटी और रखनी चाहिए, और जो है ना आपस में भी हमें जो है मिल के इसके लिए जद्दोजहद करनी है। बहुत शुक्रिया। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।